नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संवैधानिक विकास। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन चलाने के लिए बहुत सारे विभिन्न प्रकार के एक्ट लाए। कब किस एक्ट पारित हुआ था भारत के लोगों के लिए, तो और कब किसकी स्थापना हुआ था, किस एक्ट में हुआ था, ये सारे हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। आज हम संवैधानिक विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं उसको हम आज देखेंगे। कैसे प्रश्न पूछे गए थे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस विषय पे हम लोग आज देखेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किस अधिनियम ने किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका चार्टर्ड एक्ट 1833 में। इस अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका चार्टर्ड एक्ट 1833 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ठीक है, ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 में पूछे जा चुके हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पीठ का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर्ड एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1833। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न। तो किस अधिनियम के तहत हुआ था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? मतलब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछे जा चुके हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। फिर से मैं पढ़ता हूँ प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909,
ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, 1892 ये आंसर आपका सही होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2003 में पूछे जा चुके हैं। तो आइए इसके व्याख्या हम देखते हैं। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत मतदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन बजट पर बहस की शक्ति दी गई थी। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947 होगा, 2 बार लिखा गया है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे हम 1947 कर देते हैं 46 की जगह पे। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। देखिए, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जब आंसर होगा आपका क्या? 1937 में। 1937 में संघीय न्यायालय, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद का प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2008 में पूछे जा चुके हैं। द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत क्या स्थापित किया गया था, अंतर्गत स्थापित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, मतलब 1909 के अधिनियम में। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था क्या? द्वैध शासन अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एवं नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो आइए, तो इस प्रश्न का सही आंसर द्वैध शासन कब लागू हुआ था? यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। उसके बाद देखिए, छठी क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवियर थे। ठीक है,
तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या है कि यहाँ 1935 है ही नहीं या 1937 है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के, ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को ये प्रश्न आप अगर देखिएगा तो इसमें पूछे गए हैं यूपीपीसीएस 2008 में मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं फिर से एक बार आप सभी मित्रों से यही कहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, देखिए तो इसमें कौन सा होगा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गए थे। द्विसदनीय कब बनाए गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाए गए थे विधान पालिका को, भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाए गए थे। ठीक है, ये यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2008 में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 1919 के, देखिए इसकी व्याख्या अगर आप जाने तो देखिए ऐसा होगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ठीक है, ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्य में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। ठीक है, और निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था जो 3 वर्ष के लिए होता था और भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत उसके 140 सदस्यों में से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। ठीक है, तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। ठीक है, ए 1961 एक्ट, बी 1917 एक्ट, सी 1919 एक्ट, डी 1915 एक्ट। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कब लाया गया था केंद्र में द्विसदनीय विधायिका कब लाया गया था, सी 1919 एक्ट। इससे पहले भी हम लोग पढ़े। ठीक है, 1919 के क्या भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद 9th नंबर का प्रश्न है, देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। ठीक है, ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधान मंडल को, सी गवर्नर जनरल को और डी प्रांतीय गवर्नरों को। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, सी गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले का प्रश्न जो 8वां नंबर का प्रश्न वो यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम एमपीपीसीएस में पूछे गए थे 2013 में। ठीक है, और ये 9th नंबर का प्रश्न जो है ये आपका यूपीपीसीएस में भी पूछे गए हैं और आईएएस में भी पूछे गए हैं। ये मतलब यूपीएससी में भी पूछे गए 2008 में और यूपीपीसीएस 2008 में पूछे गए हैं और यूपीएससी 2018 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका,
सही जवाब हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? किसको दी गई थी अवशेष शक्तियाँ? अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी 1935 के गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसके पास बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी। ठीक है, चलिए ये अंतिम प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और डी, इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस 1947। ठीक है, तो कब कब अलग हुआ था बर्मा भारत से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 में बर्मा भारत से अलग हुए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये UPPCS 2011 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। 1937 में हुआ था, 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था, बट किस नियम के अनुरूप हुआ था? 1935 अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम, 35 के अधिनियम के हिसाब से। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न संवैधानिक विकास के। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में भी मैं मेन टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, मैं लेके आऊँगा। और आप मेरे चैनल में बार बार यही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इसे शेयर कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।